हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा यह क्लास 12th में एक चैप्टर के रूप में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका केवल इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या है और किसे कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे ये इसमें लिगेंड के बारे में, केंद्रीय धातु परमाणु में बहुत सारी चीज़ें जो उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। देखिए, मैंने जैसे मेंशन करा हुआ है यहाँ पर कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वे आणविक, देखिए वे आणविक व योगात्मक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व आयन कुछ निश्चित परमाणु समूह से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई धातु परमाणु आयन है, जैसे आपने देखा कि आयन्स, बहुत सारे आयन्स होते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं, क्षारीय धातु आयन्स होते हैं, क्षारीय मृदा धातु आयन्स होते हैं। वहीं संक्रमण धातु के आयन्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, Fe2 पॉजिटिव हो गया, फेरस आयन हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया, क्यूपरिक आयन हो गया, Cu पॉजिटिव हो गया, क्यूपरस आयन हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, जिंक आयन हो गया। इन्हीं आयन्स की बातें की जा रही हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है कि वे आणविक और योगात्मक यौगिक, मतलब आणविक और योगात्मक मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई अन्य परमाणु भी होगा। देखिए, आपसे बताया कि वे आणविक व योगात्मक यौगिक मतलब किसी अन्य परमाणु का उन धातु आयन के साथ योग हो रहा है। ठीक है, वे आणविक और योगात्मक यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व आयन कुछ निश्चित परमाणु समूह से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ परमाणु समूह दिखेंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये परमाणु समूह केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, मतलब कि ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्रीय परमाणु को ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। देखिए, इसका नाम बताया गया है केमिस्ट्री में, इसे लिगेंड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस हुई कि उपसहसंयोजक यौगिक, पहली बात तो योगात्मक यौगिक होते हैं जो दो परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। दो परमाणु कौन कौन से होते हैं उसमें? एक तो होता है धातु परमाणु या आयन, और एक दूसरा परमाणु समूह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिगेंड क्या है। देखो, लिगेंड वो केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य क्या होता है? उपसहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बता रखा है कि हम देखते हैं केमिस्ट्री में हमने दो तीन प्रकार के बंध पढ़ रखे हैं। एक होता है आयनिक आबंध, एक होता है सहसंयोजक आबंध और एक होता है उपसहसंयोजक आबंध। आयनिक आबंध बनता है दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। सहसंयोजक बंध बनता है दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। एंड देन जो लास्ट जो बंध होता है उपसहसंयोजक आबंध, ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। सेम टू सेम जैसा आयनिक बंध होता है वैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि आयनिक आबंध के निर्माण में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब कि धातु परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा और जो लेने वाला परमाणु होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाए। बट उपसहसंयोजक में ऐसा नहीं होता है। उपसहसंयोजक में एक इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान किया जाता है। युग्म मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। मोस्टली युग्म में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होगा क्या, इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म लेगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म देगा उसे कहते हैं दाता परमाणु, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म लेगा उसे कहते हैं ग्राही परमाणु। ऐसे करके हमारा उपसहसंयोजक आबंध बनता है। ठीक है, तो अब आप याद रखिए कि उपसहसंयोजक यौगिक हैं तो आबंध स्पष्ट है कि उपसहसंयोजक आबंध होगा। ठीक है, और उपसहसंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही बनता है, बट वहाँ इलेक्ट्रॉन के युग्म का स्थानांतरण होता है दो परमाणु के मध्य। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा तो दाता कहलाएगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो ग्राही कहलाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अगला क्या कह रहा है देखिए, ये यौगिक
जलीकरण करने पर। जलीकरण मतलब क्या होता है कि पानी को ऐड करने पर, इस पर अगर पानी मिलाएं या इसे पानी में घोलें तो क्या बोल रहा है ये, जलीकरण करने पर घटक आयनों में वियोजित नहीं होता है। अब घटक आयन मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात करी, हम फिटकरी की बात करते हैं। फिटकरी हमारा एक उपसहसंयोजक यौगिक नहीं है, वो एक प्रकार का द्विक लवण है। द्विक लवण क्या होता है, वे एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलने पर वे अपने घटक आयनों में टूट जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम फिटकरी को देखें तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो इसके अंदर जितने आयन हैं, चाहे वो पोटेशियम आयन हो, एल्यूमिनियम आयन हो, सल्फेट आयन हो, कोई भी आयन हो उसके अंदर, वो सारे के सारे अपने घटक आयनों में टूट जाएंगे और ये रिएक्शन बनेगी इस प्रकार से। जैसे पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा के पॉजिटिव, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा Al3 पॉजिटिव, वहीं सल्फेट आयन अलग हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो यौगिक था या पूरा का पूरा हम कहें समूह था जो हमारा, वो टूट जाएगा अपने घटक आयनों में। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। घटक आयन कहने का मतलब, जैसे इसका उदाहरण ले लें हम, उपसहसंयोजक यौगिक में हमने इसका उदाहरण ले लिया K4FeCN6। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉर्मल देखते हैं कि ये द्विक लवण की तरह व्यवहार करता है या उपसहसंयोजक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उपसहसंयोजक यौगिक अपने घटक आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे इसमें घटक आयन कौन कौन से हैं जरा देखिए, इसमें एक पोटेशियम आयन है, इसमें एक आयरन है, देन इसमें एक साइनाइड लिगेंड है। इसमें 3 घटक आयन है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, साइनाइड भी है। तो जब ये टूटेगा तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पोटेशियम पूरा अलग हो जाएगा, आयरन पूरा अलग हो जाएगा, साइनाइड अलग हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे 4K पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव जो भी है, और साइनाइड नेगेटिव को अलग लिखें प्लस करके, ऐसा नहीं करेंगे। ये अपने जलीय विलयन में कुछ अलग प्रकार से टूटता है। देखिए कैसे टूटता है, इस ये बता रहा है देखो। तथा यह केवल कैटायन व उपसहसंयोजक आयन का निर्माण करता है। देखिए कैटायन क्या है, पहली बात कैटायन क्या है। कैटायन वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब कि जिसके ऊपर धनावेश होगा वो कैटायन की तरह बिहेव करेगा। अब जो मोस्टली कैटायन बनाते कौन है, हमारे आवर्त सारणी में केवल 2 ही ऐसे समूह हैं जो कैटायनों का निर्माण करते हैं। वे समूह हैं क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। ये दोनों ही कैटायन बनाते हैं। कैटायन मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कैसे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होती है ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को, इस कारण से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखिए इसका ये पानी में टूटेगा कैसे। जब मैं इसको पानी में घोलूंगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। अब अभी थोड़ी देर बाद हम इसका डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से टूटेगा, ये हम आपको बताएंगे। बट अभी आप देखिए ये एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है। अब सिंपली अगर आपको अभी बताऊं तो जब मैं इसको पानी में घोलूंगा तो ये पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कि एक कैटायन अलग होगा। मतलब यहाँ से ये पोटेशियम आयन अलग होगा कैटायन के रूप में, और FeCN6 ये उपसहसंयोजक आयन के रूप में अलग हो जाएगा। मतलब आप ये बात याद रखिए कि जब इसको पानी में हम घोलेंगे तो कैटायन अलग निकलेगा और उपसहसंयोजक आयन जिसमें धातु आयन प्लस लिगेंड प्रेजेंट होगा वो अलग हो जाएगा। बस इतना होगा। ये नहीं होगा कि पोटेशियम अलग हो गया, आयरन अलग हो गया और साइनाइड अलग हो गया, इस तरह से नहीं टूटेगा। ये ऐसे टूटेगा कि पोटेशियम अलग होगा, बाकी FeCN6 एक साथ रहेगा। ठीक है ना, उसे उपसहसंयोजक आयन कहते हैं। देन इसके साथ का दूसरा देखिए, ये भी सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। K3FeH2O का होल 6। अगर सिंपल सी बात देखो तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक होता है। अब आपको थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है कि इस K4FeCN6 का एग्जाम्पल मैंने लिया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का। इसके अंदर आपको बताया है कि इसके अंदर प्रेजेंट्स ये 3 चीज़ें जो पोटेशियम आयन है, आयरन है और ये CN है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए पोटेशियम आपका पोटेशियम आयन है, मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि ये आयन के रूप में होगा यहाँ पर, इसको हम लोग कैटायन कह देते हैं। वहीं Fe क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, और CN क्या है लिगेंड है। ठीक है, आप याद रखिए
केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है तथा कैटायन को बाहर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ही पानी में आप डालेंगे तो ये पोटेशियम अलग हो जाएगा और ये Fe6 अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये जो CN आपको यहाँ पर दिख रहा है ये साइनाइड है। CN ये एक साइनाइड है, साइनाइड आयन है। ये एक लिगैंड की तरह बिहेव करता है और ये आयरन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से इसके इस साइनाइड की इस आयरन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से साइनाइड और आयरन के मध्य उपसहसयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं इस प्रकार से हम कहते हैं कि उपसहसयोजक यौगिक है ये एक टाइप से। और वहीं अगर आप पोटेशियम आयन को देखें ना यहाँ पर, तो पोटेशियम आयन का क्या है, पोटेशियम आयन उपसहसयोजक बंध से नहीं जुड़ा रहता है इनके साथ, ये आयनिक बंध से जुड़ा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षार धातु का गुण होता है कि वो आयनिक बंध बनाता है, तो मोस्टली आयनिक बंध बनाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखिए ये इसकी थोड़ा सा आकृति बताइए, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करके साइनाइड आयन हमारे आयरन के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ध्यान से देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक एरो बनाकर दिखाया है कि तीर की तरह दिखाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइनाइड ने इस आयरन को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का युग्म दिया है। मतलब इसने साइनाइड को पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं बंध बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे करके 6 के 6 जो साइनाइड लिगेंड है वो इस तरह से जुड़े हुए होंगे, उपसहसयोजक आबंध बना रहे हैं। ठीक है, उपसहसयोजक आबंध का निर्माण कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर कैटायन है, देखिए 4 के पॉजिटिव यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो कैटायन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैटायन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है और जो लिगेंड और धातु परमाणु है वो क्या कहते हैं, वो उन दोनों के मध्य उपसहसयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये आकृति है। इसको हमने वैसे क्लास 11th में भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि क्लास 11th में भी हमने संकरण जब पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हमने आकृति की भी डिस्कस करी हुई थी। वेस्पर ने भी हमें आकृति बता रखी थी कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ 6 अन्य परमाणु उपस्थित होते हैं, जो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, अष्टफलकीय आकृति कहलाती है। ठीक है, इसका मैंने नीचे संकरण भी आपको मेंशन कर रखा है। इसका संकरण D2sp3 संकरण है। देखिए जब हमारी अष्टफलकीय आकृति बनती है तो उस कंडीशन में उपसहसयोजन संख्या का मान 6 होता है। बट संकरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है sp3d2 और एक होता है D2sp3। ये भी आपको बाद में क्लियर किया जाएगा कि इस वाली कंडीशन में D2sp3 संकरण ही क्यों बना, sp3d2 संकरण क्यों नहीं बना। वो डिपेंड करता है साइनाइड आयन की प्रवृत्ति पर। ठीक है, क्योंकि उपसहसयोजक यौगिक में हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी चीज़ को इसमें मिस कर देते हैं तो फिर आपको इसके बारे में सही ढंग से नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो अभी हमने क्या जाना कि साइनाइड आयन आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का युग्म दे रहा है, जिसकी वजह से आयरन और साइनाइड के मध्य उपसहसयोजक आबंध का निर्माण हो रहा है। और ये पूरा का पूरा एक उपसहसयोजक आयन है जिसमें लिगेंड और धातु परमाणु प्रेजेंट होगा। और कैटायन आपका मैंने बाहर कर दिया। जैसे ही मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये K पॉजिटिव बाहर हो जाएगा और बाकी इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने आपको नीचे थोड़ा करके दिखा रखा है, जलीकरण की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से हो रहा है जलीकरण हमारा। सिंपल सा है, देखिए लिखा भी है, मैंने मेंशन किया हुआ। देखो वही एग्जांपल लिया हुआ है जिसके तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। K4FeCN6। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। ठीक है, हमने यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट लिया हुआ है और मैं इस पर पानी मिला रहा हूँ। ठीक है, पानी मिलाया मैंने इसके ऊपर, तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ये पोटेशियम आयन है, देखिए कैटायन जिसे हम कहते हैं वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, कैटायन बाहर हो जाएगा और साथ में एक चीज़ और बाहर निकल जाएगी। देखिए FeCN6 जो है आपका 4 नेगेटिव। ठीक है, FeCN6 4 नेगेटिव आपका बाहर हो जाएगा। ये आपका उपसहसयोजक आयन है। हाँ, ये आपका उपसहसयोजक आयन है। ठीक है, समझ सिंपल सी बात है। आपका कैटायन एक तरफ से देखिए मैंने पानी मिलाया, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जैसे हम पानी ऐड करते हैं तो कैटायन आपका अलग होता है, तो आपका 4 के पॉजिटिव अलग हो जाएगा और साथ में FeCN6 4 नेगेटिव जिसको हम उपसहसयोजक आयन कहते हैं, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु प्लस लिगेंड होता है, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, जलीकरण की प्रोसेस ये रहती है इसमें, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लिया हुआ है ये भी आपका एक उपसहसयोजक यौगिक ही। देखिए इसका नाम क्या है, पोटेशियम टेट्राएमीन कॉपर हम इसको कहते हैं। देखिए इसका जो आईपीएसी नाम है ना, इसका आईपीएसी नाम है, लिगेंड के बेस पर लिखा जाता है। ठीक है, जैसा लिगेंड होता है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है इसका। ये आईपीएसी नाम भी हम इसे आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसकी आकृति देखिए, इसकी आकृति आप वेस्पर के अकॉर्डिंग जानते होंगे, ये वर्ग समतलीय आकृति है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कॉपर आयन के चारों तरफ 4 अमोनिया है, जिसको हम उपसहज यौगिक में अमोनिया नहीं एमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉपर टेट्रा एमीन। ठीक है, नाम उसका लिखा भी होगा वहाँ पर।
आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा होगा पोटेशियम टेट्राएमीन कॉपर, ये आईपीएसी नाम है उसका, पोटेशियम टेट्राएमीन कॉपर, ठीक है। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, एक वर्ग समतलीय आकृति बनी हुई है और सिंपल सा संकरण है DsP2 संकरण, ठीक है ना। और लिगेंड बताइए, अमोनिया लिगेंड है, ठीक है ना। कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और बाहर से आपको अलग से मैंने करके दिखा रखा है 4K पॉजिटिव, देखिए ये 4K पॉजिटिव है, ये आपका कैटायन हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, थोड़ा सा हमने एक आध दो एग्जांपल और लिए हुए हैं जिसमें हमने ये बता रखा है कि जलीकरण का क्या होगा। जैसे हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है देखो सिल्वर डायमीन क्लोराइड, हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर डायमीन क्लोराइड है इसका, सिंपल से नाम है। अब आईपीएसी नाम थोड़ा सा इसका डिफरेंस हो जाएगा, जैसे डायमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इस पर लिखा हुआ है, ये आपको नाम बात पर अच्छे से मेंशन करे जाएंगे कि क्या चीज़ होती है ये। और मैंने यहाँ पर आपको फिर भी बता रखा है, देखिए क्या है डायमीन सिल्वर, ये आपको सिंपल से बता रखा है। इसका नाम जो है कि इस पे जो इसका आईपीएसी नाम लिखा जाता है वो लिगेंड के और केंद्रीय धातु परमाणु के बेस पर लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके आईपीएसी नाम को लिखने के लिए कि ये जो संकर हमको दिया गया है या हमको ये उपसहसयोजक यौगिक दिया गया है, ये कैसा है, क्या ये धनायनिक है, क्या ये ऋणायनिक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। बाद में हम आपको इसका आईपीएसी नाम अच्छी तरीके से बताएंगे, पहले हम बेसिक समझ लें कि उपसहसयोजक यौगिक होता क्या है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये मैंने आपको दिया। अभी हम जिसका नाम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जिसका नाम है डायमीन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, डायमीन सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पर मैंने इसकी ये ऑक्सीजन संख्या मेंशन करी हुई है रोमन अंकों में, जिसको फर्स्ट नंबर से मैंने दिखा रखा है, ये ऑक्सीजन संख्या रोमन अंकों में मेंशन करी गई है, ठीक है ना। पानी में मैंने इसको घोला, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको पानी में घोला, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई कैटायन नहीं है, इस पर कोई भी कैटायन नहीं है, कोई धातु परमाणु नहीं है जो क्षारीय ये क्षार धातु से बिलोंग करता हो, ऐसा कोई इसमें मेंशन नहीं करा है मैंने। बट आप ध्यान से देखिए, यहाँ कैटायन नहीं है बट एनायन है। यहाँ पर हमारे पास एक एनायन है, क्लोरीन, क्लोरीन हमारा एक एनायन। आप ध्यान से देखते हैं, क्लोरीन Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहता है, क्लोराइड के फॉर्म में। तो यहाँ कैटायन नहीं है परंतु यहाँ एनायन है। तो जब ये टूटेगा होगा क्या, ये केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड जो है, जो कि उपसहसयोजक आयन का निर्माण करते हैं, उस ये तो अलग हो जाएंगे एक तरफ और एनायन हमारा एक तरफ हो जाएगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपके पास कैटायन होगा तब तो उपसहसयोजक आयन पर ऋणावेश आएगा, और जब आप लोगों के पास ऋणायन होगा तब उपसहसयोजक आयन के पास धनावेश होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनायन मतलब ऋणावेश और कैटायन मतलब धनावेश। अब एक बात और आती है यहाँ पर, आप यहाँ पर एक बात देख रहे हो कि आपको दो ये तीर दिखाए गए हैं जो कि पूरे नहीं है, आधे हैं। देखिए ये ऊपर ये दिखा रहा है दाईं दिशा को, ये दिखा रहा है बाईं दिशा को। ये तीर होता है साम्य अवस्था, हम इसे कहते थे जब हमने 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसे साम्य अवस्था कहते थे। बट यहाँ पर ये साम्य अवस्था को नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि ये जो अभिक्रिया है ये दोनों तरफ हो रही है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों ओर बराबर चल रही है। जैसे साम्य अवस्था में हम कहते थे कि साम्य अवस्था में, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहते थे कि साम्य अवस्था में ऐसा हो रहा है कि हम बोलते थे कि इस तरफ जैसे अभिकारक का वेग उत्पाद के वेग के बराबर होता है, उत्पाद का वेग अभिकारक के बराबर होता है जब साम्य अवस्था आती है, मतलब कि ना अभिकारक उत्पाद में बदलेगा ना उत्पाद अभिकारक में बदलेगा। यहाँ हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ये साम्य अवस्था है, बट क्लियरली नहीं कि ये साम्य अवस्था है। ये दिखाना चाहता है कि अभिक्रिया दोनों दिशा को हो सकती है, मतलब ये कहना चाहता है कि डायमीन सिल्वर क्लोराइड का जलीकरण करने पर सिल्वर का ये आयन भी बन सकता है, मतलब उपसहसयोजक आयन भी बन सकता है, और ये क्लोराइड आयन भी बन सकता है, ठीक है। फिर वो ये कहना चाहता है कि ये दोनों अगेन कंबाइन होकर ये बना सकते हैं आराम से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उपसहसयोजक यौगिक और द्विक लवण में, कि उपसहसयोजक यौगिक जो होते हैं अगर वो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं तो उनके दोबारा जो दोनों आयन हैं धनायन और ऋणायन कंबाइन होकर फिर से वही उपसहसयोजक यौगिक बना देंगे। इसीलिए आपको ये तीर दिखाया गया है कि हम अभिकारक से उत्पाद भी बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसीलिए ये तीर यहाँ पर दिखाया गया, ऐसा नहीं कि साम्य अवस्था आ रही है इसके पीछे, क्योंकि साम्य अवस्था हमारे उपसहसयोजक यौगिक में साम्य अवस्था का कोई रोल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपको थोड़ा सा एक नया कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, इसका नाम है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। देखो इसमें दो लिगेंड लगे हुए हैं एमीन वाले, अमोनिया को हम यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उपसहसयोजक यौगिक में इसको एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक उपसहसयोजक यौगिक है, इसकी ज्यामिति रेखीय ज्यामिति आपको पहले भी बताया था कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के अगल बगल दो ही लिगेंड आपको नजर आएंगे तो ऐसी आकृति रेखीय आकृति कहलाती है और इसका संकरण sp संकरण होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है, वही वाला फिर से ले लिया हमने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेराइड वाला, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। बट एक काम मैंने कर रखा है कि यहाँ पर K4 था,
यहाँ पर मैंने K3 कर दिया। अब आपको इसमें कोई अंतर तो लग नहीं रहा होगा, केवल और केवल एक ही अंतर लग रहा होगा जो कि ऑक्सीकरण अवस्था है। देखिए जब K4 लिया था तब ऑक्सीकरण अवस्था 2 थी, जब K3 लिया तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ गई, ठीक है। इस आयन को अगर हम सिंपली अपनी भाषा में कहें तो इसको फेरिसाइनाइड आयन कहते हैं, जबकि हमने उससे पहले जो आयन लिया था उसको फेरोसाइनाइड आयन कहते थे, ठीक है। जो हमने K4 एफिशिएंसी लिया था वो फेरोसाइनाइड आयन है और K3 एफिशिएंसी CN6 आपका फेरिसाइनाइड है। सिंपल, आपको अभी ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि उपसहसयोजक यौगिक होता क्या है, जिसमें एक कैटायन होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, देन एक लिगेंड होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और घुलने पर ये कैटायन अलग हो जाते हैं और उपसहसयोजक आयन अलग हो जाते हैं। सिंपल सी ये है, ये इसकी आकृति है, ठीक है ना। ये इसकी आकृति मैंने आपको पहले मेंशन कर चुका है। जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर अगर आपको 6 लिगेंड आपको नजर आ जाएं तो भाई वो आकृति क्या है, अष्टफलकीय है, संकरण है D2sp3। और आपको पता होना चाहिए आबंध कोण केवल 90 डिग्री का होता है, कैटायन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन में आपका कैटायन अलग हो जाए, सिंपल सी बात है, तो कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए क्या है, आगे देखो मैंने थोड़ा सा कुछ एक नई चीज़ मेंशन करी है, उपसहसयोजक यौगिक में उपस्थित कुछ मुख्य समूह। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट भी करा हुआ है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इस बेस पर है क्योंकि इस बार क्लास 12th में के बोर्ड एग्जाम में इस चीज़ को पूछा गया था कि मतलब ये क्या होता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस बार क्लास 11th के यूके बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में इसको पूछा गया है कि ये चीज़ क्या होती है, ये समूह क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास है केंद्रीय धातु परमाणु और आयन। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु और आयन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए। उपसहसयोजक यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु व परमाणु समूह, देखिए अभी आपको बता दिया था कुछ निश्चित परमाणु व परमाणु समूह, ये किसकी बात कर रहा है, ये लिगेंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। उपसहसयोजक यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु समूह होते हैं जो क्या करते हैं, एक धातु परमाणु से संयोजित रहते हैं। आपको बता रखा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोजित रहने वाली तो एक ही चीज़ है जिसको क्या बोलते हैं, लिगेंड, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु से संयोजित रहते हैं। इन धातु परमाणु को हम लोग क्या कह देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कह देते हैं। अब आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि उपसहसयोजक यौगिक में जो धातु परमाणु होगा वो केवल और केवल संक्रमण तत्वों के धातु परमाणु होंगे। क्षार धातु परमाणु और क्षारीय मृदा इसको नहीं बनाते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो केवल आयनिक यौगिक बनाएंगे, वो कभी भी उपसहसयोजक यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि उपसहसयोजक यौगिक का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा गुण चाहिए परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता का गुण केवल और केवल डी ब्लॉक के तत्वों के पास ही है, जिन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। वे अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब कि एक ही परमाणु 2-3 संयोजकता दिखा सकता है, जैसे +1 +2 +3, यहाँ तक कि +5 भी ये लोग दिखाते हैं। जबकि क्षार धातु की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो केवल एक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, जिसको हम लोग +1 कहते हैं। तो आपको ये बात भी अपने माइंड पर रखनी है कि उपसहसयोजक यौगिक बनाने के लिए सबसे पहला गुण चाहिए परिवर्ती संयोजकता का, यानी कि आपके पास परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है आपके तत्व के पास, तो वो उपसहसयोजक यौगिक का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने सारे संक्रमण तत्वों को यहाँ पर मेंशन करा हुआ है जो उपसहसयोजक यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने क्रोमियम मेंशन करा है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, टाइटेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, रुथीनियम, रोहेडियम, ईटीसी, ठीक है, सारे के सारे। अब ब्लॉक अलग अलग हो सकते हैं, ये आपका कौन सा, देखिए अगर हम देखें, नहीं ब्लॉक कह रहा हूँ, ये समूह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये 3D समूह के तत्व हैं जिंक तक, फिर ये भी, ये टाइटेनियम वैनेडियम भी 3D का है, ये 4D सीरीज़ के हैं, ऐसे करके 5D के होंगे, अलग अलग सीरीज़ के तत्व होंगे, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक के अंदर, तो ठीक है। ये उपसहसयोजक यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें सबसे बड़ा गुण परिवर्ती संयोजकता का है। और आपको पता होना चाहिए कि उपसहसयोजक यौगिक बनाने के लिए परिवर्ती संयोजकता चाहिए जो केवल और केवल संक्रमण तत्व के पास है, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद देखिए आपसे क्या बोला गया। अब एक बात देखो, यहाँ पर मैंने एक बात और मेंशन करी जो कि आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आप आसानी से केमिस्ट्री के पहली फर्स्ट बुक में, जिसको हम लोग, इसका नाम अकार्बनिक रसायन होता है, उस वाली बुक में आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उपसहसयोजक यौगिक में कोई परेशानी नहीं होगी। देन आपकी 11th में भी कोई परेशानी नहीं है अगर आपने ढंग से ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, सिंपल। अगर आपको ये चीज़ें ढंग से पता है कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, क्या इनके गुण हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको ढंग से मालूम है तो आप आसानी से उपसहसयोजक आयन की केमिस्ट्री को और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक की केमिस्ट्री को कर सकते हैं, क्योंकि ये कम से कम आपका
8 या 10 नंबर का के क्वेश्चन को उपसहसंयोजक यौगिक और डी ब्लॉक के तत्व कवर करते हैं। अगर आपको इसका बेसिक नहीं मालूम होगा तो आप इस पर अपनी कमांड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया, देखो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं। संक्रमण तत्वों के पास अक्सर खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं, तो इसी कारण से तो वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कारण ही वही है, ऑर्बिटल खाली होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्बिटल ही खाली नहीं होगा, स्थायी संरचना होगी, तो फिर तो कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही कारण रहता है कि डी ब्लॉक अपने आवर्त में अपने समूह में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जबकि आपने देखा होगा आवर्त सारणी में आपको बहुत सारे समूह मिलते हैं। आपको धातु मिलेंगे, आपको अधातु मिलेंगे, आपको उपधातु भी मिलेंगे, आपको वो भी धातु मिलेंगी, आपको अक्रिय गैसें भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपने ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, एस ब्लॉक तत्व होते हैं जो कि मोस्टली धातु ही होते हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। वहीं आपको पी ब्लॉक में आपने अधातु पढ़े होंगे, एफ ब्लॉक में आपने धातु अधातु सभी पढ़ रखे हैं, डी ब्लॉक में भी मोस्टली धातु ही पढ़े। बट ये डिफरेंट क्यों होते हैं? देखिए इनके पास सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अब याद रखिए कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करनी है तो डी ब्लॉक खाली होना जरूरी है, डी डी ऑर्बिटल होना चाहिए उसके पास खाली। अगर संक्रमण तत्व के पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो वो उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बना सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, देखो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं जिससे वह अन्य परमाणु समूह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उदाहरण देखो K4Fe6। यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा भी फेवरेट है, K4Fe6, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हम इसका नाम आपको बता रहे थे कि ये है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर सिंपली मैं अगर बात करूँ आपसे तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि आयरन के पास रिक्त ऑर्बिटल है। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले मेन बात यह है कि आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होना चाहिए। आवर्त सारणी में आयरन का नंबर है 26, ठीक है, 26 नंबर होता है। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आर्गन 3d6 4s2 होता है, ठीक है ना। आर्गन 3d6 4s2 होता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या इसके पास खाली ऑर्बिटल है डी के। बिल्कुल इसके पास खाली ऑर्बिटल है डी के। वो कैसे हम पता करेंगे, वे हम इसकी संयोजकता आबंध सिद्धांत में आपको इसके बाद जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसके पास कितने डी ऑर्बिटल खाली हैं और कैसे ये इलेक्ट्रॉन लेता है। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझिए कि इसमें आयरन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं जिस कारण ये साइनाइड से इलेक्ट्रॉन लेता है और उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है ना। बस आप याद रखिए कि केंद्रीय धातु परमाणु ऐसा चाहिए कि जिसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल हों। आप याद रखिए कि उपसहसंयोजक यौगिक में हमको केंद्रीय धातु परमाणु ऐसा लेना होता है जिसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं हुए तो वो ना ही परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा और ना ही उपसहसंयोजक आयन का निर्माण करेगा। वहीं दूसरी बात कॉपर, ये भी एक संक्रमण तत्व है और इसके पास भी डी ऑर्बिटल खाली रहते हैं जिस कारण ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है ना। अब आपको एक बात इस पर इम्पोर्टेंट जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो ऊपर मैंने टॉपिक देखा था वो था केंद्रीय धातु परमाणु। बस हमें पता है कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु तो यही है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये आयरन यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अगले वाले कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर हो गया और उसके अगले वाले में निकिल हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो ये एक कैटायनिक उपसहसंयोजक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें कैटायन लगा हुआ है। और ये एक एनायनिक उपसहसंयोजक यौगिक क्योंकि इसमें एक एनायन लगा हुआ है, सल्फेट आयन, ठीक है ना। सिंपल बात है। हम केंद्रीय धातु परमाणु को जान गए हैं कौन है जो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है। मोस्टली लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देता है और वो लिगेंड के साथ बंध बनाता है, उपसहसंयोजक आबंध। और खास बात क्या है, रिक्त डी ऑर्बिटल चाहिए जिस कारण से उपसहसंयोजक आबंध बना पाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, लिगेंड। लिगेंड के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा वह परमाणु समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या कहलाएगा आप लोगों का? लिगेंड कहलाएगा, ठीक है ना, वो लिगेंड होगा। अब आप ये भी समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का युग्म दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को वो लिगेंड है, ठीक है। आप प्रकार बताए हैं आपको थोड़ा सा कि प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। लिगेंड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक लिगेंड, एक होता है उदासीन लिगेंड, ठीक है। आयनिक लिगेंड से क्या मतलब है? ऐसा लिगेंड जिस पर कोई ना कोई आवेश होगा। मोस्टली लिगेंड पर कैसा आवेश होगा? लिगेंड पर होगा ऋणावेश, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे आपने कार्बनिक रसायन पढ़ी होगी तो कार्बनिक रसायन में भी आपने दो चीज़ों का नाम जरूर सुना होगा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस पर हमेशा धनावेश होता है, वो ये कोशिश में रहता है कि उसे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और दूसरा उसका भाई जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, वो हमेशा ये खोज में रहता है कि उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा नाभिक मिल जाए जिसके अंदर धनावेश की मात्रा बहुत अधिक हो, ठीक है। फिर ऐसे ही हम कंपाइल करते हैं
कि हम बोलते हैं कि बेंजीन की रिंग वाले इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन दिखाते हैं, जबकि एलिफेटिक जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक दिखाते हैं। मतलब वहाँ पर मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि आपने अकार्बनिक में भी दो समूह पढ़े हैं, पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हो गया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला हो गया। वैसे उसी के कारण उस पर आवेश है, तो वो आवेशित आयन है, ठीक है ना, उन्हें आवेशित आयन कहते हैं। वैसे वैसे आप यहाँ भी देखते हैं एक आयनिक लिगैंड और एक उदासीन लिगैंड। आयनिक लिगैंड मतलब ऐसा लिगैंड जिस पर कोई ना कोई आवेश होगा, मोस्टली ऋणावेश होगा। अब देखते हैं कि आगे धनावेशित लिगैंड भी होते हैं जो धनावेश क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर धनावेश होता है वो धनावेश से ही बॉन्ड बना देते हैं। दूसरे लिगैंड होते हैं उदासीन लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं मिलेगा आपको, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, बट इसके ऊपर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनों का वह युग्म जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है उसे हम लोग एकल इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और उदासीन जो आपके लिगैंड होते हैं वे हमेशा एकल इलेक्ट्रॉन युग्म से ही बंध बनाते हैं। समझ में आया? वो उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण एकल इलेक्ट्रॉन युग्म से करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, आयनिक मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश तो होगा ही होगा, और उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं है बट केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ठीक है। देखो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करा गया। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा रहता है। सिंपल बात है, उसने केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध बनाया। और आपको देखो उदाहरण भी यहाँ पर बताया, ये जितने भी मैंने ऊपर उदाहरण मेंशन किए हुए हैं ये सारे उदाहरण हमारे आयनिक लिगैंड के हैं। देखिए आपको यहाँ पर साइनाइड लिगैंड दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लोराइड लिगैंड दिया गया है, ब्रोमाइड दिया गया है, हाइड्रोक्सी लिगैंड दिया गया है, एमीन लिगैंड दिया गया है, आयोडाइड लिगैंड दिया गया है, फ्लोराइड लिगैंड दिया गया है। देखिए लिखा भी गया है कि ये सारे के सारे एनायनिक लिगैंड हैं। मतलब इनके ऊपर ध्यान से देखिए ऋणावेश है, ऋणावेशित अगर कोई समूह हो उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो देखो इन लिगैंड पर कुछ ना कुछ तो आवेश है, इसीलिए हमने इनको आयनिक बोला है। अब ऊपर से इनके ऊपर कैसा है आवेश, वो है ऋणावेश, इसलिए नाम उसको एनायनिक दे दिया। पहले आवेश के कारण बोला आयनिक, और ऋणावेश था तो इसलिए एनायनिक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके आयनिक टाइप के लिगैंड। अब दूसरे देखिए यहाँ पर लिगैंड और लिगैंड भी लिखे गए हैं। ये देखिए ये एमीन लिगैंड है, ये आपका जल है जिसको यहाँ उपसहसंयोजक यौगिक में जल नहीं बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं। ये जो लिगैंड है इसका नाम बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लिगैंड है ये, इसका नाम है इथाइलिन डाइमीन। देखिए इसका नाम इथाइलिन डाइमीन कैसे है, जरा आप ध्यान से देखिए, इसको आप पहले से जानते हैं CH2 मोस्टली अगर ये एमीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, यहाँ इसने NH2 के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ इसने NH2 के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब इसके बीच में कैसा बॉन्ड आता, डबल बॉन्ड आता। ये एक एल्कीन है, एथीन नाम है इसका, और IUPAC में इसको एथीन बोलते हैं, बट सामान्य नाम में इसको इथिलीन बोलते हैं। इसका नाम सामान्य नाम में इथिलीन है, इतने का नाम, इतने का सामान्य अगर मैं बात करूँ, सामान्य नाम जो है इसका, इतने को हम लोग इथिलीन बोलते हैं। ये जो है हमारा इतने हिस्से का नाम इथिलीन होता है, ठीक है। इतने को हम लोग इथिलीन बोलते हैं। दो एमीन समूह होने के कारण, देखो ये पहला ये दूसरा, इसीलिए इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन है, ठीक है। ये भी एक आपका उदासीन लिगैंड है। उसके बाद बात करें, ध्यान से देखिए, ये भी हमारा एक लिगैंड है, बट इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पर एमीन के 3 समूह हैं, इसीलिए 3 एमीन के होने के कारण तो ट्राइएमीन तो बोलेंगे। बट जरा ध्यान से देखिए, एक इथाइलिन समूह और दूसरा इथाइलिन समूह, ये देखिए 2 इथाइलिन समूह है। पहला वाला तो देखिए ये वाला रहा, ये फर्स्ट वाला हो गया, और ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राइथाइलिन, नहीं सॉरी, डाइथाइलिन ट्राइमीन, ठीक है। ध्यान से देखो, एक इथाइलिन ये है, एक इथाइलिन ये है, तो डाइथाइलिन हो गया। NH2 NH NH2 3 एमीन समूह है, तो इसलिए ट्राइमीन हो गया। नाम क्या हो गया, डाइथाइलिन ट्राइमीन। एक उदासीन लिगैंड, ठीक है, मतलब जिसके पास कोई भी आवेश नहीं है। बट देखिए ध्यान से, इसमें नाइट्रोजन के पास 3 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस कारण से ये नाइट्रोजन, इस कारण से ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अकेले में 3 बंध बना सकता है। ध्यान से देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 बंध बना सकता है, देखो पहला और दूसरा, ठीक है ना। यहाँ केवल एक ही बंध बनता है केंद्रीय धातु परमाणु से, यहाँ भी केवल एक ही बनता है, ठीक है। तो ये उदासीन लिगैंडों की सीरीज है, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। और लास्ट हमारा आज का जो फाइनल टॉपिक है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इस बार के एग्जाम पर आया हुआ था, 12th बोर्ड के एग्जाम पर। देखिए
नाम क्या है, उपसहसंयोजक मंडल व आयनिक मंडल। ठीक है, सिंपल देखो क्या है, क्या कह रहा है देखिए, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु व उससे जुड़े लिगेंडों के समूह को उपसहसंयोजक मंडल कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु व उससे जुड़े लिगेंड के समूह को उपसहसंयोजक मंडल कहते हैं। इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से निरूपित करते हैं तथा इसके बाहर उपस्थित समूह को आयनिक मंडल, देखो आयनिक मंडल कहते हैं। बहुत सरल चीज़ है, कुछ टफ नहीं है। देखिए जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया K4FeCN6। अब इसको जब मैं जलीकरण करूँगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा, 4 के पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, FeCN6 से 4 नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। तो ये कहना चाहता है जो FeCN6 से 4 नेगेटिव आयन है उसे हम उपसहसंयोजक मंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन के साथ साइनाइड ने उपसहसंयोजक बंध बनाया है, इसलिए इसका नाम उपसहसंयोजक मंडल हो गया। और बाहर जो पोटेशियम आयन है उसने इसके साथ आयनिक बंध बनाया है, इसलिए उसको आयनिक मंडल कहते हैं। ये कहना, मंडल मतलब कि समूह, आयनिक बंध बनाने वाला समूह आयनिक मंडल और उपसहसंयोजक बंध बनाने वाला समूह उपसहसंयोजक मंडल। ठीक है, यही इसने ऊपर कहा है। और हमने इसको देखो FeCN6 को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया हुआ है क्योंकि ये उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, इसलिए उपसहसंयोजक मंडल है। ये आयनिक बंध बना रहा है इसलिए इसको बाहर रखा है, इसलिए इसको आयनिक मंडल कहते हैं। देखिए ये सारे वही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर पोटेशियम आयन आयनिक मंडल की तरह बिहेव करेगा और FeS2 का होल 6 उपसहसंयोजक मंडल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपको एक ही कॉम्प्लेक्स दिया गया, देखिए यहाँ पर भी यही होगा। सल्फेट आयन है बाहर से, एनायन बाहर से है, तो ये आयनिक मंडल है और जो इतना हिस्सा है ये उपसहसंयोजक मंडल है, ये CuNH3 का होल 4। वहीं देखिए यहाँ पर देखिए एक हमको एक नई चीज़ और मिली है, ये क्या मिला हमें, यहाँ देखिए हमको मिला FeS2 का होल 6। ठीक है, FeS2 का होल 6 और Cl3 लिखा हुआ देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो Cl3 होगा ये आयनिक मंडल है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो चीज़ें हैं Fe और H2 ये उपसहसंयोजक मंडल है। यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इसको, बट उतना टफ नहीं होता है, बहुत ईजी है। इसके बाहर से देखिए ClO4